हरियाणा विधानसभा का चुनाव अपने चरम की ओर है। पूरे राज्य में प्रचार का शोर है और हर दल के नेता मतदाताओं को लुभाने में लगे हुए हैं। इस चुनावी शोर के बीच कुछ सीटों की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है और ऐसी एक सीट है हिसार विधानसभा की सीट, जो कि इस वक्त चर्चा में है। कारण वहाँ से जो लड़ाई है वो उस लड़ाई में दो निर्दलीय उम्मीदवारों की वजह से एक चर्चा बढ़ी है और वो निर्दलीय उम्मीदवार कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं है। वहाँ की पूर्व विधायक, वो भी दो बार की विधायक हैं और देश की सबसे अमीर महिला हैं वो सावित्री जिंदल। इस बार वो निर्दलीय मैदान में उतरी हैं और उनके उतरने की वजह से 2 बार के जो भाजपा के विधायक हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, उनके सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में उन्हें माना जा रहा है, क्योंकि सावित्री जिंदल भाजपा से बगावत करके मैदान में है। दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से रामनिवास राणा हैं, जो कि बीते 1 दशक से जो सूखा जारी है कांग्रेस का, उसको खत्म करने की जुगत में है। वो 1 दशक पहले जो जीता था कांग्रेस का उम्मीदवार, वो कांग्रेस के उम्मीदवार इस वक्त भाजपा का बागी बन के मैदान में है। वो है सावित्री जिंदल, जो कि 2009 के चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस के टिकट पर जीती थी। आज हम अपनी खास जो पेशकश है सीट का समीकरण में इसी हिसार सीट की बात करेंगे इसके चुनावी इतिहास की, यहाँ से जीते उम्मीदवारों की, और इस सीट पर किस तरह से जिंदल परिवार का दबदबा रहा उसकी भी बात करेंगे। और बात करेंगे इस बार के समीकरणों की भी कि किस तरह के समीकरण इस बार के चुनाव में बने हैं, कैसे दो निर्दलीय जो 2 बड़ी पार्टियां हैं उनके लिए सिरदर्द बने हुए हैं, ये भी बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं हरियाणा की हिसार सीट के बारे में। हिसार विधानसभा सीट हिसार जिले की एक सीट है। इस जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। उनमें हिसार के अलावा नारनौल, हांसी, उकलाना, बरवाला, नलवा और आदमपुर सीट आती है। ये आदमपुर सीट वही सीट है जहां पर भजन लाल के परिवार का एक तरह से दबदबा रहा है। बीते कई चुनावों से ये परिवार यहाँ से जीतता रहा है। अगर हिसार सीट की बात करें तो इस सीट पर इस बार कुल 21 उम्मीदवार मैदान में है और इन 21 उम्मीदवारों में देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल भी शामिल हैं, जिनके परिवार की यह परंपरागत सीट है और 2014 में सावित्री जिंदल यहाँ से हारी थी। उसके बाद ये उनका पहला चुनाव है। अब बात कर लेते हैं हिसार सीट के चुनावी इतिहास की। 1966 में जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ, उसके बाद जो पहले विधानसभा चुनाव हुए 1967 में, उस वक्त यहाँ से मतलब हिसार विधानसभा सीट से जो जीते थे वो एसलता, उन्हें जीत मिली और कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में उतरी एसलता को ने निर्दलीय बी राय को करीबी मुकाबले में महज 224 वोटों से शिकस्त दी थी। 1967 के बाद अगला चुनाव सबको आपको पता है, जैसे कि 1 साल बाद ही 1968 में यहाँ पर हुआ था और इस चुनाव में हिसार सीट पर भारतीय क्रांति दल की तरफ से उतरे बलवंत राय को जीत मिली थी। बलवंत राय यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस के गुलाब सिंह को 1159 वोट से हराया था। इसके बाद 1972 में जो फिर से चुनाव होते हैं, इस चुनाव में एक बार फिर गुलाब सिंह और बलवंत राय आमने सामने होते हैं। हालांकि इस बार नतीजा बदल जाता है। कांग्रेस के टिकट पर उतरे गुलाब सिंह बलवंत राय से 1968 में जो हार मिली थी उसका बदला लेते हैं और वो कांग्रेस ओ के बलवंत राय को 1664 वोट से हरा देते हैं। इसके बाद अगला जो चुनाव होता है वो आपातकाल के बाद का चुनाव होता है, 1977 का चुनाव होता है और इस चुनाव में हिसार से जनता पार्टी को जीत मिलती है। वही जनता पार्टी जो कि देश की सत्ता में आई थी, जो कि हरियाणा की सत्ता में आई थी। लेकिन जनता पार्टी के उम्मीदवार कौन होते हैं? जनता पार्टी के टिकट पर उतरते हैं बलवंत राय और वो हराते हैं निर्दलीय ओम प्रकाश को 7332 वोट से। साल 1982 एक और चुनावी साल, और इस चुनावी साल में निर्दलीय उम्मीदवार ओम प्रकाश महाजन को जीत मिलती है। ओम प्रकाश ने जनता पार्टी के बलदेव तयाल को इस चुनाव में 3570 वोट से हराया और इसके बाद जो अगला चुनाव होता है वो साल 1987 का चुनाव। हिसार की सीट पर कांग्रेस के टिकट पर उतरते हैं इस बार ओम प्रकाश महाजन और उनको झटका लगता है। ओम प्रकाश महाजन को लोक दल के हरि सिंह सैनी जो होते हैं वो 1368 वोट से हरा देते हैं। और इसके बाद आता है साल 1991। ये वो साल है जब यहाँ पर एक बहुत बड़े उद्योगपति की
हिसार की राजनीति में एंट्री होती है। न सिर्फ एंट्री होती है बल्कि उसके पहले वो बंदा, वो शख्स, वो उद्योगपति यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुका होता है। हिसार की एक तरह से सूरत बदलने वाले चेहरे के रूप में जाना जाता है। वहाँ पर एक बहुत बड़े ऐसे चेहरे के रूप में जो कि वहाँ के बहुत सारे लोगों के रोजगार का जरिया उसकी कंपनियां बनती हैं। वो उद्योगपति होते हैं ओम प्रकाश जिंदल। साल 1991 के इस चुनाव में ओम प्रकाश जिंदल न सिर्फ उतरते हैं बल्कि उनके सामने जो होते हैं उनका नाम भी ओम प्रकाश होता है। एक तरफ हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर उतरे ओम प्रकाश जिंदल थे तो दूसरी तरफ कांग्रेस के टिकट पर उतरे ओम प्रकाश महाजन थे। और इस चुनाव में हिसार से ओम प्रकाश जिंदल को 4117 वोट से जीत मिलती है। अपने पहले ही चुनाव में जीत दर्ज करते हैं और एक तरह से एक देश का दिग्गज जो कि अपने एक अलग क्षेत्र का दिग्गज था वो राजनीति में उतरता नहीं है बल्कि वहाँ पर जीत से शुरुआत भी करता है। थोड़ा ओम प्रकाश जिंदल को भी जान लेते हैं। इनका जन्म 7 अगस्त 1930 को हिसार जिले में हुआ था। हिसार जिले के नलवा में हुआ था ओम प्रकाश जिंदल का। इनके पिता एक किसान थे। महज 22 साल की उम्र में हिसार में बाल्टी बनाने का काम शुरू करते हैं। करीब 12 साल बाद यानी 1964 में उन्होंने पाइप बनाने का काम शुरू किया। जिंदल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की और 1969 आते आते एक बड़ी फैक्ट्री का रूप ये कंपनी ले चुकी थी और कंपनी का नाम था जिंदल स्ट्रिप्स लिमिटेड। और इस कंपनी ने आगे चलकर देश में एक तरह से अगर देखें तो जो पूरा स्टील उद्योग है उस उद्योग में ओपी जिंदल को न सिर्फ उस उद्योग में बादशाहत मिली बल्कि उस उद्योग में तकनीक का जो नवाचार हुआ उसका श्रेय भी ओपी जिंदल को जाता है। अपने इन्हीं नवाचारों के जरिए जिंदल देश के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हो गए। उद्योग जगत के बड़े नाम ने 1991 में कदम रखा राजनीति में और यहाँ भी सफलता के नए शिखर उन्होंने छुए। 1991 का विधानसभा चुनाव ओपी जिंदल जीतते हैं, लेकिन इसके बाद 1996 में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो इस चुनाव में वो कुरुक्षेत्र सीट से हरियाणा विकास पार्टी के उम्मीदवार बनते हैं और यहाँ भी उन्हें जीत मिलती है। वापस हिसार की सीट पर लौटते हैं, हिसार की विधानसभा सीट पर। यहाँ भी 1996 में लोकसभा के साथ विधानसभा के भी चुनाव होते हैं और हिसार में ओपी जिंदल चूँकि लोकसभा पहुँच चुके हैं तो हिसार में जो चेहरा होते हैं वहाँ पर चेहरे बदल जाते हैं और इस बार जो 1987 के चेहरे थे उन दो चेहरों के बीच मुकाबला होता है, यानी ओम प्रकाश महाजन और हरि सिंह सैनी के बीच में मुकाबला होता है। और इस चुनाव में हिसार से निर्दलीय उतरे महाजन कांग्रेस के टिकट पर उतरे हरि सिंह सैनी को 3805 वोट से हरा देते हैं। साल 2000 और एक बार फिर चुनाव का ये साल था और इस साल में एक बार फिर से इस सीट पर हरियाणा की हिसार सीट पर ओपी जिंदल चुनावी मैदान में होते हैं और एक बार फिर वो जीतते हैं। लेकिन इस बार जो पार्टी होती है वो बदल चुकी होती है। पार्टी हरियाणा विकास पार्टी न होकर कांग्रेस की होती है, जिसके टिकट पर ओपी जिंदल यहाँ से उतरते हैं और वो निर्दलीय हरि सिंह सैनी को 12,889 वोटों से हरा देते हैं। साल 2005 एक और चुनाव का साल और एक बार फिर परिणाम में कोई खास बदलाव नहीं होता है और इस चुनाव में भी कांग्रेस के ओपी जिंदल निर्दलीय हरि सिंह सैनी को ही 10,876 वोट से हराते हैं। इस चुनाव के बाद न सिर्फ जिंदल यहाँ से जीतते हैं बल्कि कांग्रेस पार्टी भी जीतती है और कांग्रेस राज्य की सत्ता में आती है और मुख्यमंत्री बनते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जो सरकार बनती है उस सरकार में मंत्री बनाए जाते हैं ओम प्रकाश जिंदल और उन्हें मिलता है ऊर्जा मंत्रालय का प्रभार। और ऊर्जा मंत्री ओम प्रकाश जिंदल एक तरह से विधायक से सांसद से वापस विधायक बने जिंदल अब मंत्री बन जाते हैं। राज्य में नई सरकार सत्ता में आती है। महीने भर भी नहीं बीतता 31 मार्च 2005 को एक हेलीकॉप्टर हादसा होता है। इस क्रैश में हरियाणा सरकार के 2 मंत्रियों की मौत हो जाती है और इन 2 मंत्रियों में मशहूर उद्योगपति और हरियाणा सरकार के ऊर्जा मंत्री ओपी जिंदल भी शामिल होते हैं। और जो दूसरा चेहरा होते हैं वो होते हैं बंसीलाल के बेटे। इन दोनों मंत्रियों की इस हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो जाती है। 2005 में ओपी जिंदल हवाई हादसे में जो का निधन होता है उसके बाद हिसार की सीट पर उपचुनाव होता है। कांग्रेस इस उपचुनाव में
उनकी पत्नी सावित्री जिंदल को मैदान में उतारती है। सावित्री जिंदल यहाँ पर एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करती हैं। सहानुभूति के साथ साथ उनके खिलाफ कोई भी बड़ी पार्टी उम्मीदवार नहीं उतारती है और सावित्री जिंदल को 1,02,331 वोट्स के बहुत बड़े अंतर से जीत मिलती है। यहाँ पर उन्हें कुल 1,07,948 वोट मिलते हैं, जबकि उनके खिलाफ जो निकटतम आज़ाद यानी निर्दलीय उम्मीदवार जो होते हैं उनको महज 1,120 वोट से संतोष करना पड़ता है। इस उपचुनाव में एक बहुत बड़ी जीत के साथ सावित्री जिंदल यानी जिंदल परिवार से एक और सदस्य राजनीति में आता है। साल 2009 हरियाणा में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव होते हैं। सावित्री जिंदल एक बार फिर से यहाँ पर मतलब कि हिसार की सीट पर कांग्रेस की उम्मीदवार होती हैं और उन्हें एक बार फिर जीत मिलती है और वो हराती हैं गौतम सरदाना को 14,728 वोट से। अब आता है 2014 का विधानसभा चुनाव। इस चुनाव में हिसार सीट पर पहली बार भाजपा को जीत मिलती है। जीत दिलाते हैं डॉक्टर कमल गुप्ता। कमल गुप्ता हराते किसे हैं? कमल गुप्ता हराते हैं कांग्रेस के टिकट पर उतरी सावित्री जिंदल को और वो जीत इस जीत के बाद कमल गुप्ता लगातार दूसरी बार भी जीत दर्ज करते हैं 2019 में भी। लेकिन 2019 में कमल गुप्ता के सामने कांग्रेस के उम्मीदवार होते हैं रामनिवास राणा, जिन्हें वो 15,832 वोट से हराते हैं। भाजपा के प्रत्याशी को इस चुनाव में 49,675 वोट मिलते हैं, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी को 33,843 वोट से ही संतोष करना पड़ता है और वो दूसरे स्थान पर रह जाते हैं। और इस चुनाव में जिंदल परिवार लगभग 6 चुनावों के बाद कहें तो ये ऐसा चुनाव होता है 1991 से लगातार हर चुनाव में जिंदल परिवार यहाँ से उतरता है, लेकिन 2019 का वो चुनाव होता है जिसमें हिसार सीट पर जिंदल परिवार से कोई उतरता नहीं है। बीच में हालांकि 1996 वाला वो चुनाव छोड़ दें जब ओपी जिंदल न तो विधानसभा नहीं पहुँचे थे बल्कि वो लोकसभा का चुनाव लड़े थे और वहाँ पर जीते थे। उसके अलावा 91, 2000, 2005 में 2 बार, चूँकि उनके निधन के बाद जो उपचुनाव हुआ उसमें सावित्री जिंदल, और 2009 में लगातार परिवार को जीत मिली तो 2014 में भी परिवार की तरफ से सावित्री जिंदल उतरी, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2019 का वो चुनाव था जब परिवार से कोई चेहरा मैदान में नहीं उतरा। अब बात आती है इस बार के चुनावों की, यानी कि 2024 के चुनावों की। हिसार की सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। देश की सबसे अमीर महिला और पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल इस बार निर्दलीय मैदान में है और उनके इस फैसले से कांग्रेस और भाजपा की चिंता बढ़ी हुई है। 2 बार की विधायक और भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर कमल गुप्ता के सामने तीसरी बार कमल खिलाने की चुनौती है। तो 2019 में यहाँ से हारे रामनिवास राणा कांग्रेस को एक बार फिर से जीत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। राणा के सामने भी बड़ा सवाल खुद को साबित करने का भी है, क्योंकि कांग्रेस ने सैनी समाज से आने वाले इस प्रत्याशी पर जो दांव खेला है उसके साथ में यहाँ तो अगर देखें तो कुल 21 प्रत्याशी मैदान में हैं इन अहम चेहरों के अलावा, लेकिन असल मुकाबला सावित्री जिंदल, राणा और कमल गुप्ता के बीच ही माना जा रहा है। निर्दलीय उतरे पूर्व मेयर गौतम सरदाना भी इस मुकाबले को चतुष्कोणीय बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इन 4 उम्मीदवारों के बीच असली लड़ाई देखी जा रही है। सावित्री जिंदल जिस जिंदल घराने से आती हैं, हिसार की राजनीति में उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव है और उस पूरी राजनीति को उससे जुदा करके नहीं देखा जा सकता है। 6 चुनाव में से 5 बार इस परिवार को यहाँ जीत मिली है और इस सीट पर सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी सावित्री जिंदल के नाम पर है। सावित्री जिंदल इस चुनाव में निर्दलीय उतरी हैं। 2014 में वो कांग्रेस के टिकट पर थी, कमल गुप्ता से उन्हें हार मिली थी, तब कमल गुप्ता भाजपा के उम्मीदवार थे। इस बार खुद सावित्री जिंदल भाजपा से टिकट मांग रही थी, टिकट मिला नहीं, अब वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उनके सामने हैं। अब ये देखना होगा कि इस बाधा को कमल गुप्ता कैसे पार करते हैं। कमल गुप्ता के सामने न सिर्फ सावित्री बल्कि सरदाना की भी चुनौती है। वो भी भाजपा के टिकटार्थी थे, टिकट चाह रहे थे, टिकट मिला नहीं तो निर्दलीय उम्मीदवार बनकर अब एक बार फिर से सावित्री जिंदल, कमल गुप्ता और राणा के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। कांग्रेस के राणा जो कि सांसद शैलजा के गुट से आते हैं, उनके विश्वास पात्र माने जाते हैं, उनकी कोशिश है कि ओबीसी वोट को एकजुट करने की और अपनी बिरादरी का जो कैडर वोट है उसको बचाने की। टिकट नहीं मिलने से जो हताश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष हैं बजरंग गर्ग,
उनको साथ लेकर चलना भी राणा की एक बड़ी चुनौती रहेगी। सावित्री जिंदल की अगर बात करें तो उनके बेटे नवीन जिंदल इस वक्त कुरुक्षेत्र से भाजपा के सांसद हैं। वही कुरुक्षेत्र जहां से कभी उनके पिता सांसद हुआ करते थे। जिंदल परिवार का यहाँ पर कितना प्रभाव है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 91 में जब ये परिवार राजनीति में आया, तब से 2009 तक लगभग हर चुनाव में इस परिवार को जीत मिली। 3 बार ओपी जिंदल यहाँ से जीते, 2 बार सावित्री जिंदल यहाँ से जीती। 2014 के चुनाव में जरूर वो सफलता को दोहरा नहीं पाई। गौतम सरदाना निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर तब मैदान में थे और एक बार फिर वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। दरअसल सावित्री जिंदल जब नवीन जिंदल भाजपा में आए, उसके कुछ समय बाद खुद सावित्री जिंदल भी भाजपा में आई। सीएम नायब सिंह सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल ने उनको भाजपा में शामिल कराया। तब से ये माना जा रहा था कि शायद वो टिकट पा जाएंगी, पर वो टिकट की दावेदार थी भी, लेकिन टिकट उन्हें मिला नहीं। इसके बाद भी अब अगर वो निर्दलीय उम्मीदवार में हैं तो देखना पड़ेगा कि उनको जो वोट मिलते हैं वो वोट भाजपा को कितना नुकसान करेंगे और कितना नुकसान कांग्रेस को करेंगे। और ये देखना होगा कि ये नुकसान किसका ज़्यादा होता है या फ़ायदा किसका ज़्यादा होता है। क्या सावित्री जिंदल, जो कि इस परिवार की विरासत की एक बार फिर से लड़ाई लड़ रही हैं हिसार में, वो अपने कोर वोट से, जो कि कहा जाता है कि वहाँ का एक बहुत बड़ा जो श्रमिक वर्ग है, जिसको कि जिंदल समूह में बहुत सारी नौकरियाँ मिली हुई हैं, वो एक बड़ा वोट बैंक है जो कि जिंदल परिवार है उसका, उस परिवार के साथ जाता है। तो वो वोट जब उधर जाएगा तो किसका नुकसान किसका फ़ायदा होगा। क्या उस वोट के बलबूते सावित्री जिंदल जीत दर्ज कर पाएंगी, या फिर भाजपा यहाँ हैट्रिक लगाएगी, या फिर कांग्रेस, जिसे 10 साल से यहाँ जीत नहीं मिली है, वो फिर से जीत दर्ज कर पाएगी। ये सब पता चलेगा 8 तारीख को। 5 तारीख को यहाँ के मतदाता अपना फैसला सुनाएंगे और 8 तारीख को वो परिणाम हम सबके सामने होगा और तब पता चलेगा हिसार की जनता ने किसे चुना। ये 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन हम आपको लगातार लेकर आते रहेंगे आपके सामने सीट का समीकरण, अलग अलग सीटों के बारे में बताते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।